सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम एस जे हियर। तो आप लोगों का 12th वाली पोर्शन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में मतलब हर एक साल एक क्वेश्चन तो आता ही है एंड बहुत इजी होता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने का भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं जो जो पोर्शन अंडरलाइन करती जाऊँगी बस वही पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पूरे लाइन पे बस ये वाला लाइन याद रखना है। कार्बन nanotubes are new materials that have potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminum and have more conductive property than the copper. ओके, इसको मैं फिर हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये वाला बस लाइन इस वाले पेज में पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में तो हम लोग इस वाले पेज में आ जाते हैं जहाँ पर सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बताए गए हैं। तो सॉलिड का डिफाइंड मास, वॉल्यूम एंड शेप होता है, ठीक है। एक डिफाइंड सा मास रहता है, मतलब एक सेम ही रहता है वो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज टू मच शॉर्ट एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? दो एटम के बीच में जो उनका जो फोर्स रहता है ना, अपने एक दूसरे को खींचने का, तो वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सॉलिड में, इसीलिए इन दोनों में मतलब टू मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है। वैसे ही मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा रहता है, देन लिक्विड का थोड़ा कम और गैस के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस में बहुत होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में, आइडियल जो गैस होते हैं उसमें नहीं होता ही नहीं है। बट आइडियल सारे तो गैस नहीं होते ना, तो उसमें नॉर्मल जो हम लोगों का गैस है, रियल गैस, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है थोड़ा बहुत। बट जो आइडियल गैस होता है, हम सोचते हैं कि गैस का प्रॉपर्टी जो होना चाहिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है, बट सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वाला याद रखना। और यहाँ पे अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ओके, ये वाला याद रखना, मीन पोजीशन पे ही ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये प्रॉपर्टीज वगैरह हो गए। अब यहाँ पे एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ना है हम लोग को। ये स्टोरी नहीं पढ़नी किसी को भी, यहाँ पे बस जो टेबल दिया हुआ है इसी को पढ़ना है, यहीं पे सब कुछ है। अब देखो, शेप क्या होता है? क्रिस्टलाइन के जियोमेट्रिकल शेप होते हैं एंड एमोर्फस का इरेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसके लिए शार्प होता है एंड इसके लिए शॉर्टन होता है, मतलब कम होता है, जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो कम होता है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लीवेज जो होता है वो देखो यहाँ पे, अगर हम लोग दो शेप, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बीच से काटेंगे या उसको तोड़ देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, तो उसका जो एज रहेगा ना, नया जो एज बनेगा वो बहुत ज़्यादा शार्प बनेगा एंड जो सरफेस होगा वो बहुत ज़्यादा प्लेन एंड स्मूथ होगा। और इसका जो होगा वो इरेगुलर सरफेस रहेगा। हीट ऑफ फ्यूजन देखो तो यहाँ पे they have a defined and characteristic enthalpy of fusion and they do not have, okay। अब हम लोग अगर ये वाला देखें तो एनाइसोट्रॉपिक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और ये वाला आइसोट्रॉपिक। एमोर्फस जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है और एनाइसोट्रॉपिक जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। तो सॉलिड्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो 4 टाइप का होता है, जैसे कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के टाइप के हिसाब से ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी गप्पे बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, मैं बस हाईलाइट जो कर रही हूँ वही पढ़ना।
फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड हीलियम, ठीक है। अच्छा रुको, इसका टेबल है यहाँ पे, वही वाला पढ़ना होता है मोस्टली। यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होता है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स से बनता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये नाम से पता चल जाता है। एंड यहाँ पे बॉन्डिंग देखो क्या क्या है, डिस्पर्शन और लॉन्डन फोर्स, ये सबसे वीक फोर्स होता है, जिससे आर्गन या CCl4, H2, I2, CO2 ये सब बनता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो तो अंदाज़ा लग गया होगा ना, हाइड्रोजन गैस है, CO2 गैस है, CCl4 लिक्विड है, ये सब इंसुलेटर है ये दोनों। और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। देन आता है पोलर। पोलर मतलब क्या? दो पोल रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें जो होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जैसे कि HCl एंड SO2, यहाँ पे H+Cl- है ना। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, HCl लिक्विड होता है, SO2 गैस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, समझ में आ गया होगा। और ये इंसुलेटर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। देन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, जैसे कि आइस। और भी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि HF आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो HF में ही नज़र आता है, ठीक है। और ये वाला हार्ड होता है, जैसे कि आइस। H2 लिक्विड नहीं, आइस जो सॉलिड है वही होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। वाटर में भी मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट आइस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आयनिक सॉलिड्स में आते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होता है? उसमें आयन्स रहेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, जैसे कि तुम्हारा नमक हो गया NaCl, ठीक, या कोई भी मतलब आयनिक आयन से बना हुआ सॉलिड जो होगा वही। कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब आयन है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। तो कूलम तो वहाँ पे आएगा ना, कूलम चाचा तो वहाँ पे आएगा ही, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में जो एट्रैक्शन हो रहा है उसमें तो कूलम चाचा आएगा ही। जैसे कि NaCl, MgO, ZnS एंड CH2, यहाँ पे Na+Cl-, Mg2+O2-, Zn+S-, Ca2+F-, ये हार्ड है एंड ब्रिटल है, ठीक है। इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, बट अगर तुम इसको पानी में मिक्स कर दो तो, या मोल्टन कर दो, मतलब कि पिघला दो उसको, लावा जैसे होता है वैसे स्टेट में ले जाओ तो वो करंट पास कराएगी। जैसे तुम एक पानी में बस वायर डाल दो, पानी में अगर वो डिस्टिल वाटर होगा तो उसमें करंट नहीं जाएगा, बट अगर तुम उसमें थोड़ा नमक डाल दोगे तो उसमें करंट मतलब सॉलिड जाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, मेटल के छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस NaC और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर जो होते हैं वो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल में फ्रीली मूव कर सकते हैं, दैट्स वाई मेटल में करंट जाता है, मेटल के बीच में कंडक्टिव है मेटल, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड रहेगा। देन आयरन, कॉपर, आर्गन, Mg, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये हार्ड है एंड मिलेबल है एंड डक्टाइल है, ठीक है। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, एंड फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, सबको पता है। फिर आता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ये किससे बनता है? एटम से, ठीक है। इसका बॉन्डिंग जो होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, जैसे SiO2, क्वार्ज बोलते हैं इसको, ये वाला नाम याद रखो, क्वार्ज बोलते हैं इसको। देन SiC। अब C में देखो डायमंड होता है और एक ग्राफाइट होता है, ठीक है। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड का एग्जाम्पल क्या होता है? डायमंड, एंड सॉफ्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्राफाइट, ठीक है। अब डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, बट जो ग्राफाइट है वो कंडक्टर होता है, ठीक है, एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लोगों को पता होगा ना कि कोयल के जो होते हैं फैक्ट्री में, वहाँ पे डायमंड आता है, कोल मेन में डायमंड हम लोग ढूंढ पाते हैं। तो डायमंड तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, वो पिघलता नहीं, है ना।
आते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना पड़ता है जो कि है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? अगर ये, अब सब कुछ भूल जाओ, सोचो कि ये एक मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल का सबसे छोटा जो हिस्सा होगा जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो मटेरियल हम लोग बना सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। मतलब कि एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हो सकता है, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो वाला मटेरियल हम फिर से बना सकते हैं, तो वो होता है यूनिट सेल, ठीक है। जैसे कि इस वाले पिक्चर में देखो, ये एक यूनिट सेल हो गया, इस साइड में ये एक यूनिट सेल हो गया, ये नीचे ये वाला ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। अब यूनिट सेल मतलब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर तो एटम भी एक यूनिट सेल होगा ना? नहीं, एटम कोई यूनिट सेल नहीं है। मतलब आ ही सकता है ना कि एटम को भी तो बार बार रिपीट करके एक मटेरियल बनता है, बट एटम नहीं होता यूनिट सेल। बहुत सारे एटम्स के कंट्रीब्यूशन में एक यूनिट सेल बनता है। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसा होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होता है, अब ह्यूमन बॉडी में अगर हम एक सेल लेंगे तो वो एक यूनिट सेल होता है। सेम यहाँ पर भी मटेरियल के लिए अगर जो सबसे छोटा पोर्शन होगा जिसको बार बार रिपीट करने से हम लोग वो वाला मटेरियल ढूंढ पाएंगे, तो वही होता है यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल के जो साइड्स होते हैं उसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, और जो एंगल्स होते हैं उनको अल्फा बीटा गामा से। ये वाला पिक्चर जो है इससे समझ सकते हो, ए बी सी, ठीक है। ये तीन साइड्स जो है हम इनको ए बी सी से डिनोट करते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, तो हम लोग 3 साइड्स रखेंगे, और ए और बी के बीच में गामा, ए और सी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में अल्फा, ऐसे एंगल्स हम लेते हैं। ये फिक्स्ड है, ठीक है। ए और सी के बीच में बीटा ही आएगा, गामा या अल्फा नहीं आएगा, बीटा ही आएगा। ये सारे एंगल्स फिक्स्ड है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सेल के टाइप्स में। यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ये प्राइमेटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये प्राइमेटिव क्या होता है? अगर एक क्यूब है और क्यूब के, ये क्यूब है, ठीक है, इसके 8 कोने में 8 अगर एटम्स है तो ये वाला एक प्राइमेटिव यूनिट सेल है, ठीक है। मतलब एकदम जनरल, एकदम जो नॉर्मल वाला यूनिट सेल है वो वाला होता है प्राइमेटिव यूनिट सेल। हर एक कोने में एक एक एटम का कुछ कुछ पार्ट, पूरा एटम नहीं आएगा, कुछ कुछ पार्ट आएगा। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? अब सेंटर्ड में आता है 3 टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? ये जो प्राइमेटिव यूनिट सेल है वैसे ही 8 कोने में 8 छोटे छोटे एटम्स के कुछ कुछ हिस्से रहेंगे, और बॉडी के सेंटर में एक पूरा एटम रहेगा, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या रहेगा? हर एक साइड में एक क्यूब का क्या होता है, 8 कोने में 8 छोटे छोटे यूनिट सेल के कुछ कुछ पार्ट हो गए, और हर एक जो साइड्स होते हैं हर एक साइड में एक एक सेल का कुछ कुछ पार्ट रहेगा, और एंड सेंटर में दोनों टाइप में रहेगा, सारे साइड्स में नहीं रहेगा, बस दोनों साइड में रहेगा, दोनों ऑपोजिट साइड्स में। आते हैं ब्रैबिस लैटिस में, ठीक है। अब ब्रैबे चाचा ने लैटिस पॉइंट, लैटिस क्या होता है उसके टाइप्स बताया था, ठीक है। उससे पहले हमको जानना है कि लैटिस क्या होता है। अब एक यूनिट सेल या एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके जिस पॉइंट में एटम रहता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स में, लैटिस पॉइंट्स में एटम्स रह के, तो उसको हम लैटिस बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ब्रैवे चाचा ने हम लोगों को बताया, क्या बताया कि 14 टाइप के लैटिस पॉसिबल है, जिसको हम ब्रैविस लैटिस बोलते हैं। अब 14 टाइप्स के क्या, कैसे कैसे, किस टाइप्स के, ज़रा हमको भी बताओ, है ना। अब हम लोग 14 टाइप के कैसे होते हैं? क्यूबिक, जो क्यूबिक सेंटर्ड बहुत सारे सेल्स होते हैं, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, ये क्रिस्टल्स टाइप्स होते हैं, मतलब किस टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं।
एंड क्यूबिक में आते हैं जैसे प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, अभी हमने बताया पढ़ा अभी उस टाइप के। तो ऐसे करके 14 होते हैं, ठीक है। तो टेट्रागोनल में 2 टाइप के होते हैं, प्राइमेटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों तरफ के होते हैं, ये वाला याद रखने की चीज़ है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आते हैं। तो अब हम लोग इन सबको कैसे समझे कि कौन सा वाला क्या है, कि इजीली कैसे समझे, ये पिक्चर से हम इजीली समझ सकते हैं इसको। जैसे एक क्यूब ले लो, क्यूब सबको पता है। हम लोग को बेसिकली क्या क्या याद रखना होता है कि ये किस में इक्वल है, किस में नॉट इक्वल है, कौन सा वाला एंगल 90 है, कौन सा 90 नहीं है, ये सब हम लोग को याद रखना होता है। और एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो तुमको खुद याद रखना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्यूब में क्या है कि ए बी सी तीनों ही जो आर्म्स है वो सेम है, उनकी लेंथ सेम रहती है और एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये कोई नई बात नहीं। अब टेट्रागोनल में आ जाते हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है कि टेट्रागोनल में ए और बी सेम रहते हैं बट सी का लेंथ ज़्यादा होता है। एक पेटी ले लो, अगर जिसमें सोचो कि टीवी या वॉशिंग मशीन वगैरह आते हैं, जिस पेटी में वो शेप ले लो, तो वो एक टेट्रागोनल है। अब ए बी सेम होता है एंड सी अलग होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा सारे के सारे 90 डिग्रीज होते हैं। अब हेक्सागोनल ले लो, ये जो था ना, ये स्क्वायर था एक, इसको हेक्सागोन ले लो तो वो हेक्सागोनल हो जाता है। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि ए और बी सेम रहेंगे बट सी अलग रहेगा। एंड अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा बट गामा जो है ना वो 0.20 हो जाएगा। अब ऑर्थोरोम्बिक पे आते हैं। ऑर्थोरोम्बिक मतलब क्या कि एक मोटी सी बुक ले लो, एनसीईआरटी की एक बुक ले लो, वो हो जाता है एक ऑर्थोरोम्बिक बुक, ऑर्थोरोम्बिक शेप, जहाँ ए बी सी तीनों में से कोई भी सेम नहीं होता और बट एंगल सारे के सारे 90 डिग्रीज रहते हैं। अब एक रोम्बोहेड्रल ले लो, ये क्या होता है कि एक क्यूब को बस ऊपर से धक्का मार दो, नीचे वाला पोजीशन सेम है बट ऊपर से धक्का मार के हिला दो, तो वो होता है रोम्बोहेड्रल। तो उसमें अल्फ़ा बीटा गामा सारे के वैल्यूज सेम होते हैं बट वो 90 डिग्रीज नहीं होते, और ए बी सी ये सारे भी सेम होते हैं। अब मोनोक्लिनिक ले लो, एक ऑर्थोरोम्बिक जो है ना, एक मतलब बुक है, जो एक बुक को ऊपर से, जैसे हम लोग क्यूब से रोम्बोहेड्रल बनाए थे वैसे ऑर्थोरोम्बिक ऊपर को धक्का मार दो तो वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू अलग है बट अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है। यहाँ पे बीटा 90 डिग्री नहीं होगा बट अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 डिग्री रहेगा। अब ट्राइक्लिनिक ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा किसी का भी वैल्यू आपस में सेम नहीं होता और ए बी सी इनका वैल्यू भी सेम नहीं होता। तो इसमें एक ट्रिक हम लोग याद रख सकते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में, कि मोनोक्लिनिक में बस बीटा मतलब एक का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है बट बाकी दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है, और ट्राइक्लिनिक में किसी का भी वैल्यू 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस हो गया, मतलब शेप से याद रख सकते हो तुम लोग। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, मतलब कि एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पोर्शन रह सकता है, या तो एक एटम पूरा ही रह सकता है या एटम का कुछ कुछ पोर्शंस रह सकता है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट सेल के कॉर्नर में एटम्स होंगे तो उस एटम का 1/8% उस यूनिट सेल के अंदर रहेगा। अगर फेस पे होगा तो हाफ पोर्शन रहेगा, अगर एज पे होगा तो 1/4, और अगर बॉडी सेंटर में मतलब एकदम पूरा एक क्यूबिक जो सेल है, एक यूनिट सेल है उसके सेंटर में है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब पूरा सेल ही रहेगा उसका। अब ये वाला याद रखो कि HCP कंट्रीब्यूशन में कॉर्नर में जो होता है वो हेक्सागन होता है, तो 1/6% रहेगा एक एक एटम का। अब एक सम देख लेते हैं। एक FCC सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि NaCl में होता है, तो अगर Cl कॉर्नर और फेस सेंटर पे है और अगर सोडियम एज एंड सेंटर पे है, सेंटर मतलब एकदम मिडिल सेंटर पे है, तो फॉर्मूला क्या आएगा। अब Na कहाँ है, एज पे है, तो एज पे क्या आता है 1/4 पोर्शन। अब 12 Na है तो Na/4 × 12, और एक सेंटर पे बॉडी सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन क्या पूरा ही एटम आ जाएगा, तो Na। अब Cl कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे
1/8 आता है, तो Cl का एक Cl का 1/8 और टोटल ऐसे कितने होंगे, 8 होंगे। अब बोलोगे कि ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं, बताते हैं। और अब Cl अगर फेस पे होगा तो हाफ पोर्शन, तो हाफ का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 12 कहाँ से आया, अगर सोडियम एज पे है तो एक अगर हम क्यूब लेंगे तो उसके कितने एजेस होंगे, 12, इसीलिए यहाँ पे 12 है। तो एज सेंटर पे सोडियम का कंट्रीब्यूशन रहता है 1/4 और 12 एज है तो इंटू 12। अब सेंटर तो एक ही होता है, तो और बॉडी सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 1, तो Na/1 इंटू 1 मतलब Na। अब क्लोरीन देखो कॉर्नर पे है इसलिए 1/8 कंट्रीब्यूशन। अब कॉर्नर कितने होंगे, 8 कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के, इसलिए इंटू 8। सेम फॉर Cl, फेस कितने होंगे, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के। ओके, तो ये कैलकुलेशन करके आता है 4 NaCl। अब हम लोग बहुत टाइप की यूनिट सेल्स देखे हैं, जैसे सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, है ना। तो सिंपल में अगर जो टोटल एटम रहता है एक यूनिट सेल में वो 1 रहता है। बॉडी सेंटर में टोटल कंट्रीब्यूशन जितने भी सारे एटम्स के हैं टोटल मिला के 2 एटम्स रहते हैं, और फेस सेंटर पे 4 एटम्स। ओके, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, मतलब रट्टा मारो इसको। अगर रेडियस 0.732 के ज़्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे CHCl, CSBr, NH4Br। और 0.732 टू अगर 0.414 होगा तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्टाहेड्रल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल NaCl, NaBr, CAS। और अगर रेडियस 0.414 टू 0.225 तक का होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, जैसे HGS, ZNS। ओके, और रेडियस अगर 0.225 टू 0.155 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। जो स्ट्रक्चर आएगा वो ट्रायंगुलर आएगा, जैसे कि बोरोन ऑक्साइड। अब ये देखो, अगर अगर किसी एटम का अगर रेडियस रेशियो आएगा, मतलब कैटायन बाई एनायन, ओके, ये रेशियो जो होता है कैटायन बाई एनायन आता है, तो 0.155 से लेस आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, और शेप आएगा लीनियर, मतलब एक चेन की तरह आएगा। और एग्जांपल जैसे BeF2, अगर ये 0.155 टू 0.225 आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, जैसे B2O3। यहाँ पे बोला था बोरोन ऑक्साइड ट्रायंगुलर आएगा। अगर 0.225 टू 0.4142 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, और शेप होगा टेट्राहेड्रल, जैसे ZNS। अगर 0.414 टू 0.732 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइप के आते हैं, एक आता है 4 जो होता है स्क्वायर प्लेनर, जैसे PtCl4 2-, और एक आता है 6 जो कि होगा ऑक्टाहेड्रल, जैसे NaCl। और अगर 0.732 टू 0.999 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और होता है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, जैसे कि CHCl। अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, अगर हम एक यूनिट से लेंगे तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि खाली रहेगा, कुछ पोर्शन में एटम्स होंगे, क्योंकि पूरा एक एटम तो नहीं है ना एक यूनिट सेल में, एटम्स के कुछ पोर्शंस हैं, तो कुछ पोर्शंस में कुछ पोर्शन खाली रहेगा एटम यूनिट सेल का, और कुछ पोर्शंस होंगे जो एटम से भरे हुए होंगे। तो उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए मैंने ये बहुत इजी वे में यहाँ पे बता के रखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा घुमा के, तो ये वाला कर लेना, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, अगर हम एक फेस ले ले क्यूब का, ठीक है, एक फेस है, क्यूब नहीं है पूरा, स्क्वायर है, एक फेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्यूब में ऐसे आएगा, ठीक है, 2 एटम ऐसे रहता है हर एक कॉर्नर पे। तो यहाँ पे अगर ए क्यूब का एक आर्म होता है तो A=2R। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन यूनिट सेल, अब इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो A³ होगा, है ना। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, A³
अब जो जितने भी एटम्स है, एटम्स का कितना वॉल्यूम है, तो हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूब में एक एटम कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए 1 × टोटल, और एक एटम क्या होता है, एक स्फीयर होता है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं सिंपल पे 1, यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, ये सिंपल पे 1, बॉडी सेंटर पे 2 और फेस सेंटर पे 4, है ना। तो यहाँ पे 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल इंटू 100%। अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल कितना है, ए क्यूब। अब ए का वैल्यू हमने देखा ना, ये 2 आर होते हैं, 2 आर मिला के टोटल ए, तो हम ए क्यूब की जगह बिठा देंगे ऐसे 2 आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब। तो ये हम लोग को रिजल्ट आ जाता है 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक का लैटिस कितना परसेंट पैकिंग इफिशियंसी होता है, 52.4। वैसे ही हम लोग बॉडी सेंटर पे आते हैं। बॉडी सेंटर पे क्या होता है, बॉडी सेंटर पे हम लोग ये क्यूब लेके रखे हैं, ठीक है। अब क्यूब का इस वाले कॉर्नर पे एक एटम, बॉडी के सेंटर पे एक एटम, और इस दूसरे वाले कॉर्नर पे एक एटम। ये वाला नहीं, ये एक जो स्क्वायर है एक सरफेस पे नहीं होगा, ये डायगोनल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इससे यहाँ पे एक एटम और यहाँ के एटम, इन दोनों एटम के साथ ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो कनेक्टेड रहेगा, इसीलिए हम लोग ये वाला डायमीटर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस एटम का रेडियस, इस एटम का डायमीटर मतलब 2 रेडियस, और इस एटम का रेडियस, तो 4r इक्वल टू, अब ये कितना आता है, √3a। अब यहाँ से ए और आर में रिलेशन निकाल लेंगे और सेम फॉर्मूला बिठा देंगे। अब बॉडी सेंटर पे कितने एटम्स आते हैं, 2 एटम, तो 2 इंटू जो एक एटम का वॉल्यूम होता है, अब एटम तो स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और एटम 2 है तो इसीलिए 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। और अब यहाँ पे ए क्यूब बिठाएंगे तो इसका होल क्यूब आ जाएगा, इंटू 100% करेंगे तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा जो होता है कि 68%, और इसको हम लिख सकते हैं √3 पाई/8। अब आता है HCP, CCP या फेस सेंटर जो होता है, और FCC बोल सकते हो इसको। तो इसमें भी हम लोग एक फेस लेंगे, पूरा क्यूब नहीं लेंगे, एक सरफेस लेंगे जिसका एक कॉर्नर टू दूसरे कॉर्नर का जो है उसके साथ फेस सेंटर जो एटम है वो कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर भी हम 4r देख रहे हैं, 4r इक्वल टू, और ये वाला कितना होता है, √2a। ये जो लेंथ होता है ये √2a होता है। अगर एक आर्म होता है a तो ये पाइथागोरस से आ जाता है √2a, ए भी है तो ये √2a। तो यहाँ से a और r के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी ACP या CCP में क्या होता है, एटम 4 होता है और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई × r क्यूब। तो हम वही बिठा देंगे, और यहाँ पे a क्यूब, a की जगह a और r के बीच से जो रिलेशन निकाले थे 2 × √2 होल r क्यूब, ये बिठा देंगे इंटू 100%। अब ये कितना आ जाता है, 74%, या हम इसको लिख सकते हैं π/√3 × √2। ओके, तो ये वाले याद रखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसमें, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला D = ZM/Na × a³। अब यहाँ पे कौन सा वाला क्या है, D डेंसिटी है, Z उस एलिमेंट का यूनिट सेल का जो नंबर है वो है, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं वो है Z। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, A क्या है, एज लेंथ, और Na इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ओके, तो इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC structure with a cell age of 288 pm. Okay, the density of the element is 7.2 gram per semi cube. How many atoms are present in 208 gram of element? अब इसमें क्या करना होगा कि हमको जो टोटल
एक क्यूब यानी कि उस सेल का डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उसको निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय जो टोटल एटम्स हैं उसमें उसका वॉल्यूम। तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाले हैं, ए क्यूब है ना, एज लेंथ जो है उसका क्यूब कर देंगे तो उस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये मास दिया हुआ है और यहाँ पे डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू एम बाई वी उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। अब मास देखो 208 ग्राम दिया हुआ है और डेंसिटी भी हमको ग्राम में दिया हुआ है, दोनों ही CGS में है, तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये पिकोमीटर में है ना, तो हमको इसको सेंटीमीटर में ले जाना होगा। अब पिकोमीटर क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो उसको ऐसा कन्वर्ट कर लिए हम लोग। तो हम अब नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द जो एलिमेंट्स है वो बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है कि ये BCC है। अब बॉडी सेंटर्ड में कितने मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं, 2 एटम। तो जो ये वाला जो नंबर आएगा इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, जो यहाँ पे किया हुआ है। सिंस each BCC cubic unit cell contain 2 atoms, therefore the total number of atoms in 208 ग्राम इक्वल टू इतना। ओके, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। X-ray diffraction studies show that the copper crystal in an FCC unit with sellage of इतना semi in a separate experiment. X-ray diffraction studies show that the copper crystalline in a FCC unit cell with the sellage of atosemi. In a separate experiment, copper is determined to have a density of इतना semi. Calculate the atomic mass of the copper. अब हमारे पास यहाँ क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे सेल एज दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है क्या, FCC है। तो हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, वही जो डेंसिटी वाला। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना, B इक्वल टू ZM बाई NA इंटू AQ, ये वाला फॉर्मूला। तो हम इसको ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने पे क्या आता है, हमको यहाँ पे एटॉमिक मास निकालने को बोला, तो हम लोग यहाँ से M निकाल लेंगे, बस फॉर्मूला बिठा देंगे। बस यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सारी यूनिट एक ही सेम है कि नहीं। जैसे ये ग्राम पर सेमी क्यूब है तो ये CGS है, यहाँ पे एटम पर मोल ये भी CGS है और ये भी CGS है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बिठा लेंगे और ये यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। और नीचे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये तुम लोग खुद से करोगे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो ये सारे अपने खुद से करना, जो जिन का डाउट रहेगा कि नहीं हुआ वो लोग DM कर सकते हो, नीचे लिख दिया हुआ है इंस्टा ID का। ओके, बाय।